नमस्ते दोस्तों। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का फर्स्ट यूनिट अपन पढ़ रहे थे और प्रोबेबली हमारी लास्ट क्लास में इसमें हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का फर्स्ट यूनिट फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा एक बार हम रब कर लेते हैं यहाँ से। यस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस देख लिया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो पार्ट होते हैं, दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने समझ लिया था और एक बात मैंने आपको राइट ऑफ रीसेल के अंदर एडिशनली लिखवाई थी, वो आप लिख लेना, लाइन यहाँ नहीं है, बायर और सेलर दोनों के व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, सेल को हम डिस्टिंग्विश करने वाले हैं फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो देखने में तो सेल्स के जैसे होते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली सेल्स नहीं है। हम कुछ उनका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं सेल्स का सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। हमें ऐसे 3 एग्रीमेंट्स यहाँ पढ़ने हैं जो देखने में सेल्स के जैसे लगते हैं पर एग्जैक्टली वो सेल्स नहीं है। देखने में कुछ कुछ सेल्स के जैसे लगते हैं, 100% नहीं, पर हाँ कुछ कुछ। हम सबसे पहले यहाँ बात करने वाले हैं हायर परचेज। हायर परचेज, हायर परचेज क्या होता है? एक बंदा है, हायर वेंडर बेचने वाला, हायर परचेजर खरीदने वाला। वेंडर ने इसको गुड्स दिए, क्या दिए? गुड्स। और इनके बीच में ये अरेंजमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है कि विल मेक पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। लोन नहीं लिया है, क्लियर करना, लोन नहीं लिया है। 3 बातें यहां पे आप क्लियर करो, 3 अलग अलग बातें, तीनों को समझने की कोशिश करना। 3 चीजें क्या है? एक तो होता है क्रेडिट सेल्स, पेमेंट्स इन पार्ट्स और इन इंस्टॉलमेंट्स। क्रेडिट सेल है, उधार माल बेचा है, जहां पे आप पेमेंट मुझे 2 बार 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके दे दोगे। भाई गुड्स खरीद लिया, बेच दिया, बोले पेमेंट कब करोगे? 1 महीने बाद 10,000 और अगले महीने 10,000, 20,000 में आपको पे कर दो। इट इज नॉट हायर परचेज, इट इज सेल। आपने बेचा उधार पर, पेमेंट टुकड़ों में ले रहे हो। दूसरा हो सकता है बैंक फिनांस। बैंक फिनांस भी अलग चीज होती है। बैंक फिनांस क्या होता है? वहां 3 पार्टीज का अरेंजमेंट। 3 पार्टीज का अरेंजमेंट कैसे? ये सेलर है, ये बायर है और ये बैंक है। बायर ने बैंक को कहा कि मुझे गुड्स खरीदना है, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया और सेलर ने गुड्स दे दिया। टेक्निकली जो बैंक ने पेमेंट किया सेलर को, वो बायर के माथे लोन हो गया और उसको अब इस लोन का ईएमआई पे करना है, ईएमआई पे करना है। दैट इज डिफरेंट थिंग। और थर्ड चीज हो गई हमारे सामने हायर परचेज। हायर परचेज में बैंक नहीं है और क्रेडिट सेल भी नहीं है, क्लियर करो। यहां पे हो क्या रहा है? यहां पर वेंडर परचेजर को गुड्स दे रहा है, वेंडर परचेजर को गुड्स दे रहा है और ये कह रहा है कि आप मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे, जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो गुड्स आपकी हो जाएंगी। वापस सुनो, अगर क्रेडिट सेल होती, जिसको भी मैंने रब किया है, तो उसमें ऑनरशिप आज ही ट्रांसफर हो जाती, आज ही आप उसके ऑनर बन चुके होते। लेकिन हायर परचेज में जो सेलर है वो क्या कह रहा है कि जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आप क्या बन जाओगे? ऑनर बन जाओगे। यानी सेलर बायर को गुड्स आज दे रहा है, ठीक है, गुड्स की डिलीवरी हो रही है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। फिजिकल पोजीशन तो ट्रांसफर हो रहा है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा। पेमेंट किस में होगा? इन इंस्टॉलमेंट्स। पेमेंट किस में होगा? इंस्टॉलमेंट्स में। लास्ट इंस्टॉलमेंट पर ऑनरशिप क्या होगी? ट्रांसफर होगी, ठीक है। ऑनर कौन होगा? ऑनर कौन होगा? टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑनर होगा सेलर, सेलर की ऑनरशिप है। और आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑनर कौन हो जाएगा? बायर। अब कौन हो जाएगा? बायर।
अब समझना, हमने एक चीज पढ़ी थी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंस के समय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको लास्ट वीडियो में कि हमने किसी को उधार माल बेचा, क्रेडिट में गुड्स सेल किया, एंड इफ इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, हम गुड्स उठा के नहीं ला सकते, हमारे पास अधिकार नहीं है, क्योंकि गुड्स पर अधिकार उसका होगा जो ऑनर होगा। अगर हम सेल कर चुके हैं तो ऑनर कौन है? अब बायर। ऑनर कौन है? अब बायर। तो गुड्स पर अधिकार किसका होगा? बायर का। व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? हम बायर पे सूट फाइल कर सकते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ पेमेंट। हम पेमेंट की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, बट वी कांट गुड्स नहीं ला सकते। वी कांट टेक द गुड्स बैक, नहीं ले सकते। हायर परचेज में सीन उल्टा होगा, ये सीन थोड़ा चेंज होगा लॉजिकली। हम बात करें, आपने हायर परचेज पे किसी को गुड्स दे दिया, ऑनर कौन? सेलर। भाई मैंने हायर परचेज पे किसी को गुड्स दिया, हु इज ऑनर? सेलर। अभी तक ऑनर तो सेलर ही है, बिल्कुल। अगर वो मुझे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना करे तो मैं गुड्स उठा के ला सकता हूं। अगर वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना करे तो मैं गुड्स उठा के ला सकता हूं क्या? हाँ। हमने पढ़ा था राइट और रिस्क दोनों ऑनर के होते हैं। राइट भी मेरा है, रिस्क भी मेरी। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा मैं गुड्स उठा के ला सकता हूं। हाँ। आग लग गई, भयंकर वाली बारिश आई, बाढ़ आई, उसमें वो बाइक डूब गई। बाइक मैंने हायर परचेज में दी थी, डूब गई। कहीं पे आग लग गई, बिजली गिर गई, कुछ भी ऐसी कैलेमिटी हो गई कि उसकी गलती के बिना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया ऑटोमेटिकली। तो उसकी गलती है तब तो ठीक है, मैं उसको थप्पड़ मार के उससे पैसे लूंगा क्योंकि उसकी गलती है, और उसकी गलती के बिना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलामिटी। बाइक मैंने हायर परचेज में दी थी, बाढ़ में बाइक डूब गई, बाहर खड़ी थी रोड पर, अचानक इतने बाढ़ आ गया, उसको मैनेज ही नहीं कर पाए, वो बाहर आता खुद डूब जाता, खुद की जान बचाएगा, डूब गई, उसकी क्या गलती उसमें? बाढ़ आ गई, एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ नेचर, हम ऐसा बोले। अब जो एक्ट ऑफ नेचर है, इसमें अगर बाइक डूब गई तो नुकसान किसका होगा? मेरा, क्योंकि आई एम स्टिल द ऑनर। राइट भी मेरा और रिस्क भी मेरा। ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। चलिए एक बार हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं सेल और हायर परचेज का। सेल एंड हायर परचेज, यहां आप एक बार पहले बेसिक देख लीजिए, उसके बाद अपन देखो। हायर परचेज एग्रीमेंट आर गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज के लिए अलग से लॉ बना हुआ है, उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। आप में से कोई बच्चा ये बोल सकता है सर हायर परचेज इज टेक्निकली एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें फ्यूचर में सेल होगा। बिल्कुल एग्रीमेंट टू सेल जैसा है, लेकिन उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, इसीलिए हम उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गवर्न नहीं करेंगे, कवर नहीं करेंगे। यहाँ के प्रोविजन नहीं लगेंगे, वहां पे अलग से प्रोविजन लिखे हुए हैं। टर्म हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर, अंडर विच द हायरर हैज एन ऑप्शन टू परचेज। यानी गुड्स आपने किराए पर दिए हैं, जिसका हर महीना वो इंस्टॉलमेंट देगा, और उसके पास ऑप्शन है आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दे, गुड्स तेरे हो जाएंगे। यानी आप गुड्स किराए पे दे रहे हो, भाड़े पे दे रहे हो एक तरीके से, और जब फाइनल इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, यानी उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे भैया आपने हायर परचेज में दिया 4 महीने, वापस बोल दिया अब नहीं चाहिए, ले जाओ आपका गुड्स। 4 महीने यूज किया, 4 महीने का पेमेंट कर दिया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। उसने हमसे किराए पे लिया 4 महीने के लिए, 4 महीने रखा, पेमेंट कर दिया, बात खत्म। उसने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं, ऑप्शन है परचेजर के पास कि वो चाहे तो अपने पास ऑनरशिप ले सकता है। यहाँ देखिए, पोजीशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ऑनर thereof to a person on condition that such person pays the agreed amount in periodical installments। यानी ऑनर गुड्स की डिलीवरी दे रहा है दूसरे पर्सन को। ऑनर मतलब वेंडर, दूसरा पर्सन मतलब परचेजर, हायर वेंडर हायर परचेजर। इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट सच इंस्टॉलमेंट। जब आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा तब ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। Such person has a right to terminate the agreement at any time before the property so passes। वो उससे पहले जब भी चाहे एग्रीमेंट बना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने रखा, मैंने कहा 12 इंस्टॉलमेंट आप पे कर दो, गुड्स आपका, उसने 4 इंस्टॉलमेंट पे करी, फिर गुड्स वापस दे दी, बोले अब मुझे आगे नहीं चाहिए, ठीक है, 4 महीने उसने यूज किया, 4 महीने की इंस्टॉलमेंट दे दी। अगर वो मुझे 11 इंस्टॉलमेंट देके गुड्स रिटर्न करना चाहता, उसकी मर्जी थी, भाई 12 इंस्टॉलमेंट पे कर दे, गुड्स तेरा हो जाएगा, मत कर, मस्त रहे, मैं क्या करूं। द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू हायर परचेज, दोनों का जो डिफरेंस के बेसिक पॉइंट्स है वो हमको यहाँ दे रखे हैं। टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेल में प्रॉपर्टी यानी ऑनरशिप, वापस क्लियर कर लेना। प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज ऑनरशिप। सेल्स में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? इमीडिएटली। और हायर परचेज में ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तब। पोजीशन ऑफ पार्टी, द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ ऑनर ऑफ गुड्स। जो बायर होगा वो गुड्स का ऑनर बन जाएगा सेल के बाद, लेकिन यहाँ पे जो हायरर होगा यानी जो किराए पे लेने वाला होगा वो बेली की तरह, मतलब
गुड्स का ध्यान रखने वाला होगा एक तरीके से, गुड्स उसके पास पड़े, सो गुड्स का ध्यान रखना है। जो किराए पे ले रहा है, जो किराया करता है, हायर परचेजर जिसको हम बोल रहे हैं, हायर परचेजर जो है उसकी पोजीशन होगी एक बेली की तरह। बेलमेंट हमने कहा था, बेलमेंट में क्या होता है, गुड्स आप किसी और को देते हो फॉर सम पर्पस, यहाँ पे गुड्स दिया भाई तो तेरे हिसाब से यूज कर ले। तो इसका मतलब ये नहीं तो गुड्स को खराब कर सकता है, गुड्स को खराब करने का अधिकार नहीं है तेरे पास। गुड्स को ध्यान से रख और जब टाइम पूरा हो जाए या मुझे गुड्स दे देना या मुझे पैसे दे देना, जो भी तुझे सही लगे। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता। एक बार सेल हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, आपको पैसा देना पड़ेगा। ना तो सेलर आपसे गुड्स मांग सकते हो और ना आप कह सकते हो गुड्स ले जा, पैसे तो नहीं है। नहीं साहब, दोनों बातें नहीं होगी, आपको पैसा देना ही पड़ेगा लीगली। आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट करोगे के बाद चलो गुड्स दे दे, पैसा नहीं दे रहा, गुड्स तो दे, वो अलग बात है, सेटलमेंट अलग चीज है। पर लीगली ही इज बाउंड टू मेक द पेमेंट। वो ये नहीं कह सकता गुड्स ले जा, गुड्स मेरे नहीं चाहिए, ये नहीं कह सकता। यहां पे हायर परचेसर जो होगा वो चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है, कभी भी कर सकता है। जहां तक इंस्टॉलमेंट है वहां तक की पे कर दी, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स के लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स के लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। सेल कर दिया आपने और फिर अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो आपके लग गए, आपकी लंका लग गई। मतलब सेल कर चुके, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो पेमेंट नहीं मिलना, आपका पैसा डूब गया, आप गुड्स नहीं ला सकते हो, गुड्स तो उसके। जो भी जब इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट देगा कि भैया 10 लाख की एसेट्स है और 20 लाख का या 30 लाख का जो भी लायबिलिटी है वो है, तो 1/3 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 10%, 20%, जो भी मिलेगा वो परसेंटेज आपको प्रोपोर्शनेट पेमेंट मिल जाएगा। उसे डिविडेंड कहते हैं। कोई जब इंसॉल्वेंट होता है प्रोपोर्शनेट पेमेंट मिलता है तो उससे डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड पेमेंट मिल जाएगा। जैसे शेयर्स पे भी डिविडेंड होता है, पर यहाँ पे भी वर्ड डिविडेंड ही यूज होता है, तो आपको डिविडेंड पेमेंट मिल जाएगा। बाकी आपका पैसा डूब गया यानी आपकी लंका लग गई। सेल्स में, हायर परचेज में आपकी लंका नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने किराए पे गुड्स दिया था, ऑनर तो आप हो। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, गुड्स आपका आप उठा के लिया, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई ना, जो ऑनर होगा राइट और रिस्क हमेशा उसके होंगे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जो बायर है वो आगे किसी और को टाइटल, गुड टाइटल, गुड मतलब एक अच्छा अधिकार दे सकता है। बोनाफाइड परचेजर, बोनाफाइड मतलब अच्छे इंटेंशन है, वो आगे किसी को बेच के किसी और को ऑनर बना सकता है। विद गुड इंटेंशन वो अच्छे से किसी को आगे ऑनर बना सकता है। यहाँ पे हायरर जो होगा वो किसी और को टाइटल पास ही नहीं कर सकता, चाहे बोनाफाइड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छे भावना से करे, चाहे बुरी भावना से करे। आप मालिक ही नहीं तो आप सामने वाले को मालिक कैसे बना सकते हो? एक मालिक ही किसी और को मालिक बना सकता। ऑनर, यू कांट गिव ए बेटर टाइटल देन व्हाट यू हिमसेल्फ हैव। अब खुद ही ऑनर नहीं होता, अपने से बेहतर टाइटल किसी और सकते, वो लॉजिक लगेगा। रीसेल, द बायर इन सेल कैन रीसेल इट। बायर के पास रीसेल का अधिकार होगा, सेलर के पास नहीं होगा, या हायर परचेजर के पास रीसेल का अधिकार नहीं होगा जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी फिर तो ऑनर ही बन गया, फिर तो कर सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल एंड बेलमेंट। हमने पहले पढ़ लिया था बेलमेंट का क्या था मतलब। बेलमेंट का मतलब था ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस व्हिच शैल बी ईदर रिटर्न बैक और डिस्पोज्ड ऑफ। पूरा डेफिनेशन लिख दूं एक बार मैं, और अच्छे से आपका हो तो। अपने तो क्या है, आप कहोगे तो लिख देंगे साहब। ये रहा ऐड का बटन, ये रहा ब्लैंक पेज, ये क्लिक किया, ये ऐड किया, ये हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया। देखो प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेलमेंट की, पूरी पढ़ना, पूरी समझने की कोशिश करना। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस which shall be either returned back or disposed of according to the direction of owner। यहाँ ऑनर को हम बोलते हैं बेलर। ऑनर को हम क्या बोलते हैं? बेलर। गुड्स देने वाला बेलर है, ठीक है। और यहाँ मैं एक सिल्वर पेन का कलर चेंज करके मैं आपको बता दूं, रेड कलर ले लेते हैं, अपना ब्लैक खींचा। ये जो रिटर्न बैक है इसमें भी एक टर्म आएगी, बहुत लॉजिकल चीज आएगी इसमें भी, वो अपन डिस्कस करते हैं। एक बार पूरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। रिटर्न बैक को मैंने हाईलाइट किया, इस पर भी अपन कुछ डिस्कशन करने वाले। बेलमेंट क्या? डिलीवरी ऑफ गुड्स है। टेक्निकली दो बंदे हैं, एक बेलर
और दूसरा बेली। जो गुड्स दे रहा है, जो गुड्स दे रहा है वो कौन है? जो गुड्स दे रहा है वो कौन है? बेलर। और जिसको गुड्स मिल रहा है वो कौन है? बेली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, बेलर से बेली को डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस। आपने जैसे किराए पे गाड़ी दी, आपने किराए पे गाड़ी दी तो पर्पस क्या है? सामने वाला यूज करेगा उसके। दर्जी को कपड़े दिए, पर्पस क्या है? स्टिचिंग करवाना। आपने दोस्त को बुक दी, पर्पस क्या है? उसके पढ़ने का। ठीक है ना, कोई भी पर्पस हो सकता है। ये सब बेलमेंट है। ठीक है, अब बेलमेंट में या तो गुड्स रिटर्न बैक होंगे या तो वापस दिए जाएंगे। और जब रिटर्न बैक होंगे तो ध्यान रखना, रिटर्न बैक ओरिजिनल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑल्टर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपने किसी को गिरवी सामान रखा, ठीक है, आपने अपनी जैसे मान लो मैंने अपना ये रिंग गिरवी रखा कि साहब ये रखो, मुझे पैसा उधार दे दो, बदले में मैं 6 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। ये भी एक तरह का बेलमेंट है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलमेंट है जिसे हम टेक्निकली प्लेज बोलते हैं। प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट ऑन, प्लेज भी एक तरीके का बेलमेंट ही हो। ठीक है, तो ये बेलमेंट हो गया। अब मुझे वो रिंग कैसे देगा? तोड़ फोड़ के देगा, चेंज करके देगा, वैसे की वैसे देगा, वैसे की वैसे। मैंने दर्जी को कपड़े दिए, वापस क्या करेगा? वैसे के वैसे मुझे देगा। अरे तो भाई वैसे के वैसे देगा तो मैंने क्या उसको क्यों दिए थे कपड़े उसको? मतलब मैंने उसको कपड़े क्यों दिए थे? आप अगर कपड़े दे रहे हो टेलर को तो वाई? ऑब्वियसली स्टिचिंग के लिए। आपने ड्राई क्लीन पे कपड़े दिए, बेलमेंट। वो क्या क्यों दिया आपने उसको? धोने के लिए। तो धो के देगा ना, सेम क्यों देगा? ऑल्टर्ड चेंज करके देगा। मतलब सेम तो गंदे थे, आप धो के देगा, अच्छे करके देगा। और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, और बेलर के कहे अनुसार वो डिस्पोज कर सकता है। जैसे आपने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया, तो ट्रांसपोर्टर को गुड्स देना भी डिलीवरी ऑफ गुड्स है। आप ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो या आप कोई कुरियर भेज रहे हो तो आपने कुरियर वाले को पार्सल दिया, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। पर्पस क्या है साहब? कि वो मेरा फ्रेंड है, उसके यहाँ पार्सल भिजवाना है, वो हमारी दूसरी पार्टी उसके यहाँ पे गुड्स भिजवाने हैं, हमने सेल कर दिया उस पार्टी को गुड्स भिजवाने, जो भी। तो अब वो गुड्स आपको रिटर्न, आपको वापस बैक करेगा, आपको वापस गुड्स देगा। और तो भाई वापस देगा तो हमने उसको क्यों दिए थे? कहीं और भेजने के लिए दिए थे ना, तो मुझे वापस नहीं देगा, उनको डिस्पोज ऑफ करेगा। डिस्पोज यानी गुड्स को निपटाएगा। कैसे निपटाएगा? जैसे मैंने बोला वैसे निपटा देगा। मैंने क्या बोला? उस पार्टी को भेज देना, उस पार्टी को भेज के दे देगा। तो बेलमेंट में क्या होता है? बेलमेंट एक तो फ्री भी होता है, पैसे में भी होता है, वो पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्री वाला मतलब ग्रेचुइटीज और पैसा मतलब नॉन ग्रेचुइटीज, दोनों बातें होती है। बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर कभी भी नहीं होती। सेल्स में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, सेल्स में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। बेलमेंट में या तो गुड्स रिटर्न किया जाता है या फिर जैसा कहा वैसे निपटा दिया जाता है। सेल्स में ना तो रिटर्न होता है ना निपटाया जाता है, बायर की मर्जी, बायर की इच्छा होगी जो करेगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। बेलमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पर्पस के हिसाब से जो भी टर्म्स है उस हिसाब से या तो गुड्स ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न होगा या ऑल्टर्ड फॉर्म में रिटर्न होगा, या जिसको बोला उसको दे देगा आगे, जो भी होना है। यस, ये रहा डिफरेंस। बेलमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है। वो हमारे सिलेबस में तो 75 सेक्शन तक ही है, वो 123 के बाद वाले सेक्शंस में आ जाता है। हमारे यहाँ 6 यूनिट्स है। 7वां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं पड़ गया, मतलब खत्म हो गया। 8वां 9वां 10वां जो था वो हमारे बेलमेंट, एजेंसी, गारंटी, इंडमनिटी, प्लेज, ये सब में आ जाता है। 8, 9, 10 जो चैप्टर्स हैं। एक्चुअली क्या होता है, लॉ को चैप्टर वाइज भी डिवाइड किया जाता है समझ पाने के लिए ना। सेक्शन बनाते हैं, फिर सिमिलर काइंड ऑफ सेक्शंस का एक पार्ट या एक चैप्टर बना देते हैं कि भैया ये ग्रुप हो गया, उस ग्रुप को चैप्टर भी बोल सकते हैं, पार्ट भी बोल सकते हैं। तो 6 पार्ट तो हमने पढ़े थे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। 7वां पार्ट खत्म हो गया था, सेक्शन 75 के बाद वाला वो खत्म हो गया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बन गया उसकी जगह पर। फिर 8, 9, 10 में गारंटी, इंडमनिटी, प्लेज, बेलमेंट और एजेंसी आ जाता है। 8th में 2, 9th में और एक 10th। इसका 11th चैप्टर हुआ करता था जो खत्म होकर पार्टनरशिप एक्ट, उसको भी खत्म कर दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट बन गया। तो बेलमेंट ऑब्वियसली जो हमारा पार्ट है वो सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही 1872 का है। चलिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगर हम बात करें सेल्स की तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है। बेलमेंट की बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती, खाली पोजीशन चेंज होता है, मतलब डिलीवरी होती है, फिजिकल पोजीशन। रिटर्न ऑफ गुड्स, इसमें रिटर्न ऑफ गुड्स की बात होती नहीं, इसमें तो रिटर्न करना ही है। या तो जैसे पर्पस कंप्लीट हुआ वैसे रिटर्न करने, या तो बिल्डर को खुद को या बिल्डर ने जिसको कहा उसको रिटर्न करने। या तो आप मुझे रिटर्न करोगे या मैंने जिसके लिए बोला उसको दे दोगे, रिटर्न तो करोगे ना। या तो मुझे रिटर्न करोगे या मेरे कहे अनुसार डिस्पोज करोगे, यानी मैंने जिसको बोला आप उसको रिटर्न कर दोगे, रिटर्न करोगे। कंसिडरेशन, यहाँ कंसिडरेशन होना कंपलसरी और वो भी मनी में होना जरूरी है।
पार्टली मनी भी चलेगा पर मनी होना जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें बिलमेंट की तो ग्रेचुइटीज नॉन ग्रेचुइटीज दोनों तरीके का होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमको एक दे रखा है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, वर्क एंड लेबर वाला एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक इंसान मेहनत करता है, आपके कहे अनुसार आपके लिए मेहनत करता है, काम करता है और वो आपको अपना काम बेचता है। पर उस वर्क को करने के लिए उसे कुछ गुड्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे पेंटिंग। आपने एक बंदे को कहा कि तू मेरे लिए पेंटिंग कर देगा क्या? उसने कहा हाँ। बहुत फेमस पेंटर है, बहुत शानदार पेंटिंग करता है, बहुत बढ़िया पेंटर। उसने कहा मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा हूबहू, जैसे आप हो वैसे की वैसी आपकी पेंटिंग बना दूंगा। मैंने बोला क्या लेगा? उसने कहा भैया 10,000 रुपये। साहब उसने अपना कागज निकाला, कागज यूज किया, अपने कलर यूज किया, पेंटिंग बनाई, 10,000 रुपये लिए। अब कागज के और कलर के 10,000 लिए क्या? उसने आपको कागज कलर दिया कि नहीं दिया? दोनों मूवेबल एसेट्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है दोनों, और दोनों एक्शनेबल क्लेम और मनी में नहीं आते। तो टेक्निकली वो कागज जो है, वो जो कागज है वो गुड्स है। तो क्या इसे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कंसीडर कर ले? नहीं नहीं नहीं, लॉ कहता है इसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर वो गुड्स नहीं बेच रहा है, वो अपनी मेहनत बेच रहा है, वो अपने वर्क को बेच रहा है, अपने आर्ट को बेच रहा है। उसे बोला जाता है वर्क एंड लेबर। जैसे आपका टायर पंचर हो गया, उसने कहा भैया 100 रुपये लूंगा टायर पंचर ठीक करने के लिए। अब पंचर ठीक करने के लिए वो कुछ अपनी एक दो चीजें भी यूज करता है, कुछ चिपकाने के लिए कुछ यूज कर लेता है। वो तो चिपकाने वाले उस चीज के 100 रुपये थोड़ी ले रहा है, वो अपनी मेहनत के 100 रुपये ले रहा है। तो उसको आप गुड्स एक्ट के अंदर नहीं ले सकते हो। तो सेल और वर्क एंड लेबर में डिफरेंस होता है। वर्क एंड लेबर का मतलब हुआ कि काम के पैसे लिए जा रहे हैं, उस काम को करने के लिए कुछ गुड्स का उपयोग हो रहा है, लेकिन गुड्स वहां पर रिलेवेंट आइटम नहीं है, रिलेवेंट वहां पर उसकी मेहनत है, इसीलिए हम उसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कंसिडर्ड नहीं करेंगे। A contract of sale of goods is one in which some goods are sold and are to be sold. या तो बिक रहे हैं या बेचे जाएंगे, agreement to sale. But when no goods are sold and there is only the doing or rendering of some work of labor, कुछ मेहनत कुछ काम करने का है, then the contract is only work and labor, not sales of goods. Goods बेचने का उद्देश्य नहीं है, मेहनत का उद्देश्य है। जैसे गोल्ड स्मिथ को आपने सोना दिया, उसको कहा कि भैया तू उसको बना के दे दे। जैसे आपने एक आर्टिस्ट को कहा पेंटिंग करके दे दे। अब गोल्ड स्मिथ आपको सोना बना के देगा, मतलब सोने की ज्वेलरी बना के देगा। आपने उसको गोल्ड दिया, बोले 10 ग्राम ले रिंग बना दे। अब वो रिंग बनाने के लिए थोड़ा बहुत अपना कलरिंग यूज कर सकता है, थोड़ा बहुत गोल्ड में वो मिक्स भी करते हैं बीच में। गोल्ड सॉफ्ट बहुत होता है, ऑर्नामेंट्स बनते नहीं है, उसने मतलब से कुछ मिक्स भी किया होगा दूसरा मेटल उसको टफ करने के लिए उसका वो। लेकिन उद्देश्य आपका वो मिक्स करवाना नहीं था, उद्देश्य ज्वेलरी बनवाना था, ठीक है ना। तो आपका उसकी मेहनत का पैसा दे रहे हो, उसे हम वर्क एंड लेबर में कंसिडर करेंगे। तो छोटी छोटी बातें और है, इसमें खत्म कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे किया जाता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है उसमें 3 इवेंट्स हैं। एक तो सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जो आज हो चाहे कल हो, होगी अल्टीमेटली। एक डिलीवरी ऑफ गुड्स और एक प्राइस। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(1) ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल। ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल होगा, या तो बायर ऑफर देगा या सेलर देगा, या तो वो कहेगा मैं बेचना चाहता हूँ, वो कहेगा मैं खरीदना चाहता हूँ। और ए प्राइस, द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, जैसे वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इसमें इमीडिएट डिलीवरी की भी बात हो सकती है, और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, और बोथ दोनों इमीडिएट होंगे, या दोनों कभी इंस्टॉलमेंट में होंगे, या दोनों फ्यूचर में होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी हो सकते हैं, दोनों इंस्टॉलमेंट में भी हो सकते हैं, एक बाद में कभी हो सकता है, अभी डिलीवरी ऑफ गुड्स पेमेंट बाद में होगा, पेमेंट अभी डिलीवरी ऑफ गुड्स बाद में होगा, कुछ भी हो सकता है। फर्दर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट कहता है, सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। मैंने बोला ना जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी बात होगी। और पार्टली इन राइटिंग एंड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। वही एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, रिटर्न, ऑरल, बाय एक्सप्रेशंस कैसे भी हो सकता है। वो हमने पहले ही बोला, कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी बातें यहाँ लगेगी। जहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कुछ नहीं कहता, वहां एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। नीचे इसने कुछ एनालिसिस में सिंपल बातें क्लियर की है, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर, ये ऑफर से होता है, उसको फिर एक्सेप्ट किया जाता है। ऑफर या तो बायर देगा या सेलर देगा, बेचने खरीदने का होगा। देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, इमीडिएट हो सकता है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस हो सकता है, बट अगर एग्रीड है तो बाद में भी हो सकता है, उसको क्रेडिट सेल हम बोल देंगे। अगर पेमेंट बाद में तो क्रेडिट सेल। देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, दोनों इमीडिएट हो सकते हैं, एक बाद में एक पहले हो सकता है, फ्यूचर प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है, हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, बहुत सिंपल बात है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? गुड्स। अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अल्टीमेटली मुद्दा किस चीज पे? गुड्स पे। गुड्स को बेचना, गुड्स को खरीदना, गुड्स को ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, गुड्स दिया उसका पेमेंट लेना है। तो सारी बातें घूम फिर के सेंटर पॉइंट में कौन है? गुड्स। सेंटर पॉइंट पे कौन है? गुड्स। तो भैया सब्जेक्ट मैटर गुड्स होगा। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स owned और possessed by the seller और future goods। सब्जेक्ट मैटर गुड्स होगा, वो एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। कंटिंजेंट गुड्स भी हो सकते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द सेलर पर्पस टू इफेक्ट ए प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स की अगर प्रेजेंट सेल करने की कोशिश की जाती है, पर्पस यानी ऐसा दिखाया जाता है कि गुड्स बनते ही आपके, हाँ हाँ गुड्स तेरे दिए दिए 2 महीने बाद फैक्ट्री में बन जाएंगे, बनते गुड्स तेरे, तू तो मान आज से तेरे, आज से तुझे दिए। आपके दिए कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लियर कर लेना। फ्यूचर गुड्स के लिए सेल हो ही नहीं सकती, एग्रीमेंट टू सेल होगी। क्लियर है? द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन एग्रीमेंट टू सेल, वो सेल नहीं होगा। आप फ्यूचर गुड्स के लिए बोलो नहीं नहीं ऑनरशिप आज से तेरी, आज से तेरी, दिए दिए, तो लपड़ पड़ेगी, दिए कहां से, साला है ही नहीं, जो नहीं उसको ही दे रहा है, तो ज्यादा होशियार है। तो इट इज एग्रीमेंट टू सेल नॉट सेल। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स है। एक बात लेकिन क्लियर, जैसे मैं आपको ये पेंसिल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, पेंसिल गुड्स है, पेंसिल मैंने कहीं रख रखी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पेंसिल बेचनी है, हाँ साहब मैं तैयार हूँ, इतने में बेच रहा हूँ, इतने बेच रहा हूँ, हमारे बीच में बात हो रही। जब हमारे बीच में सेल कंक्लूड हुई, उससे जस्ट पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। जो भी गुड्स हम बेचने की बात करते हैं, मान लो पेंसिल था, वो भी था, जो डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी तरीके से, आग लग गई, अब पंखा गिर गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, किसी के हाथों से गिर गया, वॉट एवर, कुछ भी हुआ, हम दोनों पार्टीज को पता नहीं, we both are not knowing the fact that the goods have already been destroyed. We both are not knowing the fact, and we are trying to enter into a contract. Obviously that contract is impossible, there is existing impossibility. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में बोलूं तो देयर इज एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी। गुड्स तो है ही नहीं, खत्म हो चुका, आपको पता नहीं है, एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी, दोनों पार्टीज को पता नहीं। हमने कहा था इम्पॉसिबिलिटी में दोनों पार्टीज को पता नहीं, दोनों पार्टीज को पता सिर्फ प्रॉमिसर को पता, अलग अलग बातें पड़ी थी ना। यहां सिचुएशन कौन सी फिट हो रही है? एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी है और दोनों पार्टीज को पता नहीं है, तो इट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से वॉइड, इसकी लीगल वैल्यू जीरो होगी, ना मैंने आपको कुछ बेचा ना आपने कुछ खरीदा, आप मुझे पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और मैं गुड्स आपको दे नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अगर मुझे कुछ एडवांस पेमेंट मिला भी है तो मैं आपको दूंगा, और यहां पर जो लॉस हुआ है गुड्स के डिस्ट्रॉय का, वो पूरा का पूरा सेलर का है, क्योंकि ऑनर तो सेलर ही था, सेल करने से पहले डिस्ट्रॉय हो गया था इसलिए। अगर सेल करने के बाद गुड्स ऐसा हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, तो सेल वैलिड मानी जाती, बायर का नुकसान, बायर को पेमेंट करना पड़ेगा। बाइक नीचे खड़ी है, मैं आपको बाइक बेचने का एग्रीमेंट कर रहा हूं, आपने कहा बाइक ठीक है, मैंने कहा देख ले भाई ठीक है ना, देख ले, उसने कहा नहीं नहीं ठीक है सर, मैं तो चला के लेके अभी आपकी बाइक ठीक है, मैंने कहा 40,000 में डन कर। 40,000 मेरी सेकेंड हैंड बाइक है, मैं आपको बेचने की बात कर रहा हूँ, गुड्स है, बाइक अपने आप है, मूवेबल एसेट्स है कि नहीं, ये चलती है ना रोड पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। आपने कहा 40,000 में डन, मैंने कहा डन, बोले सर बाइक, मैंने चाबी दे दी, मैंने कहा बाइक आपकी, पेमेंट आप मुझे कल कर दे, बाइक आपकी लो। जैसे हमारी बात हुई, एक नीचे कोई बड़ा सारा भैंसा आया और उसने बाइक के धाम 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 2-3 बार मारी, 2 भैंसे लड़ रहे थे, बाइक का चूरा चूरा कर दिया, एकदम वाट लगा दी बाइक के, साले अस्ती पंजर ढीले कर दिए, टायर उधर, टंकी उधर, लाइट तो टूटी गई। आपने कहा अरे सर मेरे को नहीं चाहिए बाइक, ये चाबी वापस पकड़ो, ये ऐसे नहीं चाहिए, यू हैव टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बाइक टूटी, यू हैव टू पेमेंट, आपको पेमेंट कर, क्लियर, देन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और आप पेमेंट करोगे ही करोगे। क्या लिखा है? गुड्स पेरिशिंग बिफोर द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगर दोनों को नॉलेज नहीं है और गुड्स पेरिश हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, तो गुड्स वो खत्म है। At the time when the contract was made, perished or before damaged and no longer to the answer to the description contract। ठीक है, वो जो डिस्क्रिप्शन आप बात करते हो कुछ बचा ही नहीं, अब खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें नीचे एक बात लिखी है,
यस, क्या लिखा है यहाँ पे, बिफोर गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के बाद पर सेल से पहले हुआ, तो भी ऑनर कौन है, ऑनर तो सेलर ही है, तो नुकसान किसका होगा, सेलर का ही होगा। मैंने कहा था ना रिस्क और राइट दोनों हमेशा किसके होते हैं, ऑनर के। एग्रीमेंट टू सेल हो गया कि गुड्स मैं आपको दे दूंगा पर ऑनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई, सेल नहीं मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। मैंने बोला फैक्ट्री में कपड़ा बन जाएगा 2 महीने बाद आपको दे दूंगा, मान लो थोड़ा कपड़ा बन गया, थोड़ा बन रहा, फैक्ट्री में बाढ़ आ गई, आग लग गई, कपड़ा जल गया, नुकसान किसका, मेरा, ऑनरशिप ट्रांसफर तो हुई नहीं है। Where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault of the party, सेलर बायर किसी की फॉल्ट नहीं है, पेरिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो यहाँ पे बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर द एग्रीमेंट इज thereby अवॉइडेड। एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और रिस्क किसकी रहेगी, सेलर की रहेगी। सेलर हैव टू बियर द रिस्क। ये कह रहा रिस्क पास नहीं हुई थी, ऑनरशिप पास नहीं हुई थी ना, क्योंकि रिस्क फॉलोज ऑनरशिप, ऑनरशिप पास नहीं हुई थी। Ascertainment of price, how the price is decided in a contract of sale। मैं आपको बाइक बेच रहा हूं, किस रेट पे, एक तो हो सकता है एग्रीमेंट में यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम क्लियरली अपना प्राइस डिसाइड करें, अब ये 40,000 की बाइक है, आपको पसंद आ गई, हाँ साहब 40,000, डन डन डन। एक तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में आप क्लियरली डिसाइड कर लो, एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में आप वैल्यूअर बिठा दो, 3 महीने बाद मैं आपको 100 बोरी गेहूं बेचूंगा, प्राइस जो MCDX पे चल रहा होगा या जो जयपुर मंडी में भाव चल रहा होगा, या कहीं पे भी जैसे मान लो पंजाब में गेहूं बहुत होता है, पंजाब की कोई बड़ी मंडी है, मान लो जलंधर में, कहीं मुझे नहीं पता, अगर वहां मंडी है तो वहां की जो मंडी का भाव होगा उस पर मैं आपको गेहूं बेच दूंगा, उस क्वालिटी का वीट होगा मैं बेचूंगा, या जो भी वीट होगा जो वहां की मंडी का भाव होगा उससे 20% कम में। या हम एक आर्किटेक्ट से पूछ लेंगे, मान लो हमें कोई गुड्स बेचना है, ये रिंग बेचनी है, खरीदी बेची, डन डन डन, डायमंड वगैरह कितने के, हम एक सोनार के पास चलते हैं, बढ़िया ज्वेलरी का बिजनेस, उसका वैल्यूअर है, वो वैल्यूएशन कर देगा इसका, ठीक है सर। यानी एक तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अरेंजमेंट किए जा सकते हैं कि कैसे रेट फिक्स की जाएगी, हम किसी से पूछेंगे, कोई डिसाइड होगा, या जो शेयर मार्केट में भाव मतलब कमोडिटी मार्केट में जो रेट चल रही होगी, जो मंडी में भाव चल रहा होगा उसके कम उससे ज्यादा, जो भी डिसाइड किया जा सकता है। और तीसरा हो सकता है बाय कोर्स ऑफ एक्शन। मैं पिछली बार आपकी दुकान पे आया, आपसे मान लो जैसे कोई व्यक्ति पान बहुत खाता सपोज, ठीक है, अब आप एक दुकान पे गए, पान लिया, उसने कहा 20 रुपए, आपने 20 रुपए दे दिए, पान खा लिया, नेक्स्ट डे वापस गए, आपने भाई फर्स्ट डे तो आपने पूछा था शायद कि पान कितने का, उसने कहा 20 का, पान खा लिया, 20 रुपए दे दिए, वहां कहीं बोर्ड पे लगा हुआ 20 रुपए 50 रुपए कुछ लगा हुआ, नेक्स्ट डे वापस गए, भैया पान देना, पान खा लिया, 20 रुपए दिए उसने। आप 5-7 दिन रोज जाते रहे, 8वें दिन आपने कहा पान देना, उसने पान दिया, आपने मुंह में डाला, कहा भैया 25 रुपए, क्या आपसे 25 रुपए चार्ज कर सकता है? नो, लीगली नहीं। जो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है उसी में होगा। अगर उसे 25 चार्ज करना था तो उसे पान देने से पहले कहना चाहिए था कि हमने प्राइस बढ़ा दी। क्लियर है? तो जो एग्रीमेंट्स, जो अरेंजमेंट्स चल रहे थे, जो ट्रांजैक्शन चल रहे थे पार्टीज के बीच में, जो कोर्स ऑफ डीलिंग चल रही थी प्रीवियसली, उसी के बेसिस पर प्राइस माना जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी सही नहीं हो पाता, जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको रिंग बेच दूंगा उस रेट पे जिस पे मिस्टर XYZ एक बहुत बड़ा गोल्ड स्मिथ है जिसका बहुत अच्छा बिजनेस है, वो जो रेट बताएगा उस पर आप भी एग्रीड, मैं भी एग्रीड। हम पहुंचे भैया XYZ के पास, जब पहुंचे तो वहाँ उनके बेटे बाहर बैठे थे, बोले बापूजी तो वैल्यूएशन कर लिए पूरी वाली, राम नाम सत्य है, फिर निकल रहा था राम नाम सत्य है। तो अब हमने एग्रीमेंट में क्या कहा था, मिस्टर एक्स ने तो वैल्यूएशन किया नहीं, हमारा एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वैल्यूएशन हुआ नहीं तो वाइड, केस चेंज कर। तो कमोडिटी थी, ऐसी बात थी, आपने कहा अभी दे दो, मैंने कहा प्राइस, बोले XYZ जो डिसाइड कर देगा हम परसों चलेंगे उसके पास, पर गुड्स अभी दे दो। मैंने गुड्स आपको दे दिया, आपने गुड्स यूज कर लिए, मैंने रिंग आपको दे दिया, आपने यूज कर ली, गुड्स आपको दे दिया, आपने यूज कर लिया, खराब कर दिया, तोड़ दिया, जो भी हो गया, सिल्वर बायर को गुड्स दे चुका है। हम पहुंचे 2 दिन बाद XYZ के पास, वहां जब पहुंचे तो भाई साहब तो निपट लिए थे, भाई राम नाम सत्य है, वो निपट लिए। अब गुड्स तो मैं आपको दे चुका हूं ना, तो कुछ तो प्राइस लूंगा। आप गुड्स को देखो, गुड्स एज इट इज पड़े होते और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता तो मैं गुड्स आपसे ले लेता। वॉइड में यही तो होता है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, जो लिया वो वापस दे दो। मैंने वो गुड्स दिए, गुड्स को कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ खराब हुआ नहीं, आपने यूज किया नहीं, आप मुझे गुड्स वापस दे दो, बात खत्म। लेकिन यह दिक्कत क्या हो रही है, आप गुड्स को यूज कर चुके हो, अब यूज कर चुके हो, और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट में कंसेप्ट रखा था कि भैया XYZ डिसाइड करेगा, XYZ तो डिसाइड करने से पहले निकल लिया। अब क्या होगा,
लॉ कहता है रीजनेबल प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं, रीजनेबल प्राइस, और रीजनेबल प्राइस कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी उसको लगेगा। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस को लेकर इसने क्या बोला, द प्राइस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन ए मैनर देयर बाय एग्रीड, यानी या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर सकते हैं या कोई मैनर डिसाइड कर सकते हैं। मैंने बोला एनसीडीएक्स है, वहां का मंडी का भाव है, XYZ वैल्यू है, किससे भी करवा लेंगे। और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज के बीच कोर्स ऑफ डीलिंग चली आ रही है। आप आज पान खाने के 20 रुपए, कल 20 रुपए, परसों का तो 20 रुपए ही होंगे, वो तो कोर्स ऑफ डीलिंग चली आ रही है, चेंज होता तो रेट बताते। आपके बिजनेस में भी क्या होता है, हमेशा किसी पार्टी से गुड्स मंगवाते हो, 50 रुपए का एक यूनिट आता है, आपके तो 100 यूनिट बेच दे, 200 यूनिट बेच दे। अब 50 का अगर 51 हो चुका, 51 प्राइस हो चुका, तो ये हैव टू इंटीमेट, अदरवाइज आपने अगर उसको मंगाया, उसने भेज दिया, तो यू विल मेक पेमेंट अकॉर्डिंगली, जो आपको कोर्स ऑफ डीलिंग चल रहा था। वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजंस, जो ऊपर लिखा उसका डिसाइड नहीं हो पाता, उससे किसी भी कारण से डिसाइड नहीं हो पा रहा, कोई भी रीजन रहा, द बायर शेल पे द सेलर ए रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे करे, नॉट मार्केट प्राइस। मैं क्लियर बोल रहा हूं, नॉट मार्केट प्राइस, नॉट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं, रीजनेबल प्राइस। हाँ, कभी कोर्ट ऐसा बोल सकता है कि मार्केट प्राइस ही रीजनेबल प्राइस है, तब ठीक है, तब आप मार्केट प्राइस पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट टेक्निकली मार्केट प्राइस नहीं पे कर रहे हो। प्राइस कौन सी पे कर रहे हो, रीजनेबल, पर किसी सिचुएशन में कोर्ट कह रहा है कि मार्केट प्राइस इटसेल्फ इज अ रीजनेबल वन, क्या चलेगा। What is reasonable price is a question of fact, depend on the circumstances of each particular case, हर केस पर डिपेंड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो यहां वापस इसने क्लियर कर दिया कि भैया प्राइस फिक्स किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में या मैनर में, जैसे वैल्यूअर डिसाइड करेगा या MCDX या वहां पे डिसाइड होगा, कोई भी शेयर मार्केट मतलब कमोडिटी मार्केट वगैरह में कहीं पे भी डिसाइड होगा, कोर्स ऑफ डीलिंग से हो सकता है, ठीक है। Where there is agreement to sell goods on the terms that price is to be fixed by valuation of third party decide करेगा, and such third party cannot or does not make the valuation, the agreement thereby is avoided। अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाता, मतलब XYZ निपट लेता, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन प्रोवाइड दैट इफ द गुड्स और एनी पार्ट thereof have been delivered to एंड अप्रोप्रिएटेड, मतलब उसने अपने पास रख लिए, यूज कर लिए, किसने, बायर ने। आपने गुड्स डिलीवर किए थे और उसने अप्रोप्रिएटेड कर लिए, मतलब उसने अपने हिसाब से छटनी करके किनार कर लिए, अपने लिए गुड्स रख लिए, अपने लिए यूज कर लिए। अगर ऐसा नहीं किया होता तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता और गुड्स रिटर्न किए जाते, लेकिन अगर बायर ने यूज कर लिया तो अब गुड्स तो रिटर्न कर नहीं सकता है, उससे वहां क्या पे करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस, नॉट मार्केट प्राइस। केस टू केस डिफर करेगा, किसी केस में मार्केट प्राइस को रीजनेबल प्राइस माना जा सकता है। Where such third party is prevented from making the valuation by the, ये तो ठीक है, वो कह रहा भाई जैसे सेलर और बायर में हुआ कि XYZ डिसाइड करेगा। अब सेलर ने उसके सर पे बंदूक रख दी, बोले साले तूने डिसाइड किया ना, टपका दूंगा, जानता अपने को अपना ना भाई, अपना निपटा देंगे तेरे को, समझ गया ना, तूने डिसाइड किया तो। या तो सेलर उसकी उंगली कर रहा है, बायर उसकी उंगली कर रहा है, दोनों में से कोई उंगली कर रहा है, तो कह रहा है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। और किसके ऑप्शन पर, दूसरी पार्टी। अगर सेलर उंगली कर रहा है तो बायर के बेसिस पर बायर कोर्ट में जा सकता है, जज साहब हम दोनों डिसाइड किया था कि XYZ डिसाइड करेगा, अभी रोज XYZ की उंगली करता, तू डिसाइड करेगा, तेरी माँ का भैंस की टांग, तू जानता नहीं जानता, उड़ा दूंगा साले तेरे को, ये डरा रहा है उस छोरे को, लाइक वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अब ये उसका एक एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट यूनिट में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, सी यू। वापस मिल रहे हैं ना नेक्स्ट यूनिट में, बाय बाय।